चक्कर लगा लेती है। ऊर्जा आगे बढ़ जाती है, लेकिन लोग अपनी जगह पर ही रहते हैं। हमारे नोट्स के पहले स्लाइड में बिल्कुल इसी चीज को तरंग कहा गया है। ये एक ऐसा विक्षोभ या डिस्टर्बेंस है जो ऊर्जा का संचरण करता है, बिना पदार्थ को हमेशा के लिए हिलाए। ये ब्रह्मांड के काम करने के सबसे मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। मतलब सोच कर देखिए, अगर ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा पदार्थ को अपने साथ ले जाना पड़ता तो पूरी दुनिया में कितनी उथल-पुथल मच जाती। मैं ठीक से समझ नहीं पाई, थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। जैसे जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाली ऊर्जा हवा के जरिए सुनने वाले के कानों तक पहुंचती है। अगर इस पूरी प्रक्रिया में हवा के कणों को भी मुंह से कान तक उड़कर जाना पड़ता तो हर बातचीत के दौरान एक छोटा सा तूफान आ जाता। अरे बाप रे, तब तो शांति से बात करना ही मुश्किल हो जाता। हाँ, लेकिन तरंगों की खूबी यही है कि वे माध्यम को अपनी जगह पर रखते हुए सिर्फ ऊर्जा का पार्सल आगे खिसका देती हैं। ये इंजीनियरिंग वाकई कमाल की है। लेकिन जब हम इस ऊर्जा के सफर की बात करते हैं तो एक बहुत ही तार्किक सवाल मेरे दिमाग में आता है। पूछिए। हमने ये तो समझ लिया कि ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, लेकिन क्या इस सफर के लिए हमेशा किसी सड़क या रास्ते की जरूरत होती है? मतलब विज्ञान की भाषा में कहें तो क्या हमेशा किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। इन नोट्स की दूसरी स्लाइड में एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन दिया गया है। विज्ञान तरंगों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटता है। पहली है यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव्स, जिनके लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है ना? बिल्कुल। यांत्रिक तरंगों को यात्रा करने के लिए हर हाल में हवा, पानी या कोई ठोस धातु चाहिए। वहीं दूसरी तरफ है विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो बिना किसी माध्यम के भी चल सकती हैं। एकदम सही। उन्हें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। वे अंतरिक्ष के पूर्ण निर्वात यानी वैक्यूम में भी मजे से यात्रा कर सकती हैं, जैसे सूरज से धरती तक आने वाला प्रकाश। तो इन सब का असल मतलब क्या है? क्या इसका सीधा अर्थ यह है कि अंतरिक्ष में जहाँ एक विशाल वैक्यूम है, ये यांत्रिक तरंगे पूरी तरह से बेअसर हो जाती हैं? हाँ, और मजेदार बात यह है कि हॉलीवुड की बड़ी-बड़ी साइंस फिक्शन फिल्में यहीं आकर विज्ञान के मामले में मात खा जाती हैं। अच्छा, वो कैसे? हम अक्सर पर्दे पर देखते हैं कि अंतरिक्ष में जब कोई बड़ा स्पेसशिप लेजर हमले से फटता है तो एक बहुत ही जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठती है। लेकिन भौतिक विज्ञान के नियम कहते हैं कि ऐसा होना पूरी तरह से असंभव है। क्योंकि ध्वनि असल में एक यांत्रिक तरंग है। बिल्कुल। इसे आगे बढ़ने के लिए हवा या किसी भी तरह के कणों की जरूरत होती है जो एक दूसरे से टकरा के ऊर्जा को आगे बढ़ा सकें। अंतरिक्ष के वैक्यूम में ऐसे कोई कण मौजूद ही नहीं है। क्या बात है! तो अंतरिक्ष की लड़ाइयां असल में एकदम शांत होती होंगी। पूरी तरह से खामोश। प्रकाश, जो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, हम तक पहुंचेगा, लेकिन ध्वनि की लहरें वहीं दम तोड़ देंगी क्योंकि उनके पास सफर करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। ये जानकर हर बार हैरानी होती है। बस रोशनी के बड़े बड़े गोले और एकदम सन्नाटा। खैर, अंतरिक्ष से वापस धरती पर आते हैं। हाँ, चलिए। चूंकि यांत्रिक तरंगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, तो मुझे ये जानना है कि जब ऊर्जा गुजरती है तो कण कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, वे किस तरह का नृत्य करते हैं। यहाँ हमारे नोट्स में यांत्रिक तरंगों के दो बहुत ही अहम प्रकार बताए गए हैं। अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव और अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव। अनुप्रस्थ तरंग में तो कण तरंग के चलने की दिशा के एकदम लंबवत यानी परपेंडिकुलर कांपते हैं, है ना? इससे क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मैं इसे रोजमर्रा के उदाहरण से जोड़ूं तो ये शांत तालाब में पत्थर फेंकने जैसा है। लहरें किनारे की तरफ जाती हैं, लेकिन पानी पर तैरता हुआ पत्ता सिर्फ ऊपर नीचे नाचता रहता है। एकदम सटीक उदाहरण। और ये ऊपर नीचे की गति ही वो क्रेस्ट और ट्रफ है। सबसे ऊंचा हिस्सा क्रेस्ट और सबसे निचला हिस्सा ट्रफ। गिटार के तार में भी यही होता है। अच्छा, और अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में वहां गति का ये तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण तरंग की दिशा के समानांतर यानी पैरेलल कांपते हैं। जिस दिशा में ऊर्जा जा रही है, कण भी उसी दिशा में आगे पीछे धक्का मुक्की करते हैं। इसके लिए मुझे बचपन का एक खिलौना याद आ रहा है, वो स्लिंकी वाला स्प्रिंग। हाँ, स्लिंकी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हम उसे सीधा फैलाकर अगर एक सिरे को धक्का दें तो स्प्रिंग के कुछ छल्ले एक जगह बहुत करीब आ जाते हैं, गुच्छे की तरह, और फिर अगले ही पल दूर हो जाते हैं। बिल्कुल। इन नोट्स की भाषा में जो छल्ले करीब आते हैं उसे संपीड़न या कंप्रेशन कहा गया है, और जहां छल्ले दूर हो जाते हैं उसे विरलन या रेयरफैक्शन कहा गया है।
जब हम आवाज पैदा करते हैं तो हवा के कण भी बिल्कुल यही करते हैं। ये आगे पीछे का धक्का ही ऊर्जा को पहुंचा देता है। बहुत ही दिलचस्प। अब जब हम जान गए हैं कि तरंगे कैसे दिखती और चलती हैं, तो विज्ञान इन्हें मापता कैसे है? इन नोट्स में तरंगों के कुछ मुख्य गुणों को परिभाषित किया गया है। सबसे पहले है आयाम या एम्पलीट्यूड। ये इस बात का माप है कि लहर अपनी सामान्य स्थिति से कितनी ऊपर उठी है। यानी लहर में ऊर्जा कितनी अधिक है? सही कहा। दूसरा है तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ, जिसे हम लैम्डा से दर्शाते हैं। ये एक लहर के सबसे ऊंचे हिस्से से अगली लहर के ऊंचे हिस्से के बीच की दूरी है। और आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी? इसका मतलब है कि एक सेकंड में कितनी लहरें गुजर रही हैं। अगर बहुत जल्दी जल्दी आ रही हैं तो आवृत्ति ज्यादा है, और आवर्तकाल या टाइम पीरियड मतलब एक पूरी लहर को गुजरने में कितना समय लगा। इन सबको मिला के ही तरंग की चाल तय होती है। लेकिन यहाँ ये विषय बेहद दिलचस्प हो जाता है जब हम फेज की बात करते हैं। हाँ, फेज का रहस्य। नोट्स में इसे दो बिंदुओं के बीच स्थिति का अंतर बताया गया है, जिसे रेडियन में मापते हैं। ये फेज का कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा लगा जैसे दो डांसर एक ही गाने पर नाच रहे हों। दोनों की गति, ताल सब एक है, लेकिन अगर उनका फेज अलग है तो उनके स्टेप्स आगे पीछे होंगे। बहुत ही बढ़िया तुलना है। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो तरंगों की दुनिया में ये फेज अंतर ही तय करता है कि जब दो तरंगें आपस में टकराएंगी तो क्या चमत्कार होगा। मतलब जब एक ही जगह पर दो अलग-अलग तरंगे आ जाती हैं। यहीं पर अध्यारोपण का सिद्धांत यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम आता है। जब दो तरंगें मिलती हैं तो परिणामी विस्थापन दोनों का योग होता है। तो अगर दोनों लहरें एकदम एक ही फेज में है, यानी दोनों के क्रेस्ट एक साथ मिलते हैं, तो वे जुड़कर एक बहुत बड़ी लहर बना देंगी। बिल्कुल, इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। लेकिन अगर वे उस डांसर की तरह आउट ऑफ फेज हैं तो वे एक दूसरे को काट देंगी, नष्ट कर देंगी। और हम सब ने इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी में किया है। नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं ना? एकदम सही पकड़ा आपने। माइक्रोफोन बाहर के शोर को सुनता है और स्पीकर तुरंत एकदम उल्टे फेज में वैसी ही तरंग बाहर फेंकता है। बाहर का शोर हवा को धकेलता है और हेडफोन की तरंग हवा को खींचती है। दोनों एक दूसरे को शून्य कर देते हैं। ध्वनि ने ध्वनि को ही मार दिया। ये विज्ञान का जादुई चमत्कार ही तो है। लेकिन नोट्स में तरंगों के मिलने का एक और नतीजा बताया गया है, प्रगतिशील तरंग और स्थिर तरंग के बीच का अंतर। प्रगतिशील तरंग यानी प्रोग्रेसिव वेव, जो ऊर्जा को आगे ले जाती है। हाँ, लेकिन जब दो समान तरंगें विपरीत दिशाओं से आकर टकराती हैं तो एक स्थिर तरंग या स्टैंडिंग वेव बन जाती है। इसमें कुछ बिंदु होते हैं नोड्स, जहां विस्थापन शून्य होता है, और बीच में एंटी नोड्स होते हैं जहां विस्थापन अधिकतम होता है। रुकिए, यहीं पर मुझे इन नोट्स में एक बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। स्लाइड 1 में हमने पढ़ा कि तरंग का काम ऊर्जा ले जाना है। फिर स्थिर तरंग में ऊर्जा का प्रवाह क्यों नहीं होता? ये तो तरंग की मूल परिभाषा का ही विरोधाभास लगता है। अगर ऊर्जा आगे नहीं जा रही तो वो तरंग कैसे हुई? ये एक बेहद अहम सवाल खड़ा करता है। लेकिन ऊर्जा नष्ट नहीं हुई है। यहाँ दो विपरीत ताकतें एक दूसरे को इतनी सटीकता से बैलेंस कर देती हैं कि ऊर्जा वही फंस जाती है। जैसे रस्सी खींचने वाले खेल में जब दोनों टीमें एकदम बराबर ताकत लगा रही हों। बिल्कुल, एक तरंग दाईं ओर जा रही है, दूसरी बाईं ओर। ऊर्जा बहने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से आ रही ऊर्जा उसे पीछे धकेल देती है। इससे एक स्थायी पैटर्न बन जाता है। तो ऊर्जा बेतहाशा खर्च हो रही है, लेकिन कोई अपनी जगह से हिल नहीं रहा। कमाल है। अब अगर इस सैद्धांतिक विज्ञान से बाहर निकलकर हम असली दुनिया में आए, तो ये हमारे अनुभव को कैसे प्रभावित करता है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों का बेहतरीन उदाहरण है। और ऐसे माध्यम चाहिए। नोट्स में डॉपलर प्रभाव, बीट्स और अनुनाद यानी रेजोनेंस का जिक्र है। हाँ, ये 3 सबसे मजेदार घटनाएं हैं। डॉपलर प्रभाव मतलब श्रोता और श्रोता की गति के कारण आवृत्ति का बदलना। जैसे एम्बुलेंस का सायरन, जब वो हमारी तरफ आती है तो आवाज बहुत तीखी हो जाती है और दूर जाने पर भारी हो जाती है। बिल्कुल, एम्बुलेंस अपनी ही तरंगों का पीछा कर रही होती है, जिससे लहरें सिकुड़ जाती हैं और आवृत्ति बढ़ जाती है। पुलिस की रडार गन भी इसी पर काम करती है। अरे वाह। और बीट्स, ये तो वो वूं वूं की आवाज है जो गिटार के 2 तार एक साथ बजाने पर आती है अगर वे ठीक से ट्यून ना हो। एकदम सही। आसपास की आवृत्तियां जब मिलती हैं तो सुपरपोजिशन के कारण कभी आवाज तेज होती है, कभी धीमी।
और अंत में है अनुनाद, रेजोनेंस। जब आवृत्ति मैच होती है तो आयाम अधिकतम हो जाता है। अनुनाद की शक्ति बहुत विनाशकारी हो सकती है। जब किसी वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति किसी बाहरी बल से मैच हो जाए तो क्या होता है? जैसे कोई ओपेरा सिंगर अपनी तेज आवाज से कांच के ग्लास को तोड़ देता है। वो ग्लास की आवृत्ति से अपनी आवाज मैच कर लेता है। बिल्कुल, आयाम इतना बढ़ जाता है कि कांच टूट जाता है। बाप रे। तो इस चर्चा को समेटते हुए अगर हम 18वें स्लाइड की समरी देखें तो मुख्य सूत्र है V = F लैम्डा, यानी तरंग की चाल बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य। ये ब्रह्मांड का एक बहुत ही खूबसूरत नियम है जो सब कुछ संतुलित रखता है। हम सबके लिए ये समझना जरूरी है कि ये चर्चा केवल किताबी बातें नहीं है। ये समझने के लिए है कि हमारे चारों ओर की दुनिया कैसे संवाद करती है, चाहे वो संगीत हो, रोशनी हो या कोई आवाज। सही कहा। और मैं इस चर्चा का अंत एक गहरे विचार के साथ करना चाहूंगा। हमने देखा कि कैसे अनुनाद से आयाम अधिकतम हो जाता है और डॉपलर इफेक्ट से दूरियों के कारण आवृत्तियां बदलती हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर ब्रह्मांड की हर चीज एक खास आवृत्ति पर कंपन कर रही है, तो क्या हमारी अपनी जिंदगी में लोगों के साथ हमारा कनेक्शन या तनाव महज एक तरह का अनुनाद या डॉपलर इफेक्ट नहीं है? ये तो बहुत ही गहरी बात है। अगली बार जब आप किसी के साथ तुरंत जुड़ाव महसूस करें तो सोचिएगा, क्या आप दोनों की आवृत्तियां मैच हो रही हैं? क्या बात है। इस विचार के साथ ही हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।